हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह बीए पार्ट फर्स्ट की इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की क्लास है, जिसमें हम इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। हम समानांतर रूप से कभी फर्स्ट पेपर कर रहे हैं, कभी सेकंड पेपर कर रहे हैं। आपने देखा होगा सेकंड पेपर भी हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, भारत में प्राकृतिक संसाधन और भारत में जनसंख्या का आकार, वृद्धि और नीति का लास्ट वीडियो अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने भारत में जनसंख्या की समस्या, क्या भारत में जनाधिक्य है, जनाधिक्य के कारण क्या हैं और इसके क्या भारतीय अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं, इसका अध्ययन कर चुके हैं। ए यूनिट के अंतर्गत केवल जनसंख्या की समस्या का अध्ययन नहीं करना होता, बल्कि इसके अंदर 2-3 टॉपिक हैं। इसी टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हुए हम श्रम शक्ति तथा व्यावसायिक वितरण का अध्ययन करेंगे। लेबर फोर्स एंड ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात व्यावसायिक वितरण भारत में क्या है। भारत में श्रम शक्ति, प्रत्येक देश के आर्थिक विकास पर वहाँ की श्रम शक्ति का गहरा प्रभाव पड़ता है। श्रम शक्ति लेबर फोर्स में श्रमिकों की वह कुल संख्या शामिल होती है जो देश में रोजगार के लिए उपलब्ध होती है, अर्थात पूरी जनसंख्या में कितने लोग रोजगार करने के लिए उपलब्ध हैं। अतः श्रम शक्ति में वह लोग शामिल होते हैं जो वर्तमान समय में कहीं ना कहीं कर्मचारी या श्रमिक के रूप में काम कर रहे होते हैं, अथवा जो स्वयं के कामों में संलग्न होते हैं, मतलब नौकरी कर सकते हैं, लेबर हो सकते हैं और अपना कोई बिजनेस कर सकते हैं, तथा वह लोग भी इसमें शामिल होते हैं जो बेरोजगार होते हैं। अतः श्रम शक्ति में रोजगार प्राप्त एवं बेरोजगार दोनों प्रकार के व्यक्ति शामिल माने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा के अनुसार 15 से 64 वर्ष के आयु समूह के व्यक्तियों में से अधिकांश व्यक्ति एक देश की श्रम शक्ति में शामिल होते हैं। अतः इस आयु समूह में जनसंख्या अधिक होने से श्रम शक्ति भी अधिक होती है और इसमें जनसंख्या कम होने से देश की श्रम शक्ति कम होती है। श्रम शक्ति देश की कुल जनसंख्या का एक अंश होती है। इस अंश को काम में भाग लेने की दर, वर्क पार्टिसिपेशन रेट भी कहते हैं, जिस पर जनसंख्या की वृद्धि दर तथा आर्थिक व सामाजिक अन्य परिस्थितियों का निरंतर प्रभाव पड़ता है। श्रम शक्ति व वास्तविक श्रमिकों का अंतर बेरोजगारी की मात्रा को सूचित करता है। आपने आजकल ये अक्सर सुना होगा कि भारत को युवाओं का देश कहा जाता है, अर्थात विकसित देश अनेक ऐसे हैं या यूरोप के अनेक देश हैं जहाँ जन्म दर पिछले कुछ वर्षों में, दशकों में कम रही, जिस कारण वहाँ पर जनसंख्या में युवाओं का योगदान, युवाओं की संख्या कम है। ऐसे में भारत पूरी दुनिया में एक ऐसे देश के रूप में उभरा है जहाँ पर कार्य शक्ति तो अधिक है, श्रम शक्ति अधिक है, लेकिन रोजगार के साधनों का अभाव होने से इस समस्या का हम अध्ययन करेंगे। आजकल जनगणना में मुख्य श्रमिकों, जिसे मेन वर्कर्स कहते हैं, और सीमांत श्रमिकों, मार्जिनल वर्कर्स के संबंध में आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। जनगणना, जैसा कि आपको मालूम है, प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना का एक बहुत ही विस्तृत कार्य किया जाता है। यह इस बार आंकड़े इसके 1921 में ड्यू थी, आने थे, परंतु कोरोना महामारी के कारण जनसंख्या का जो कार्य है, जनगणना का जो कार्य है, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो हो सकता है अब ये आंकड़े हमें 1 वर्ष देर से प्राप्त हों। तो ये आंकड़े अत्यंत विस्तृत होते हैं, जिसमें केवल जनसंख्या की गणना नहीं की जाती, बल्कि जब जनगणना का कार्य किया जाता है तो उसमें उस परिवार से उसके शिक्षा के बारे में, लिंग के बारे में, उनके धर्म के बारे में, उनके कार्य के बारे में अनेक बातें उस सर्वे के अंदर पूछी जाती हैं। मुख्य श्रमिक उनको माना गया है जिन्होंने वर्ष में 183 दिन या 6 महीने या अधिक अवधि के लिए किसी आर्थिक दृष्टि से उत्पादक कार्य में भाग लिया होता है, जबकि सीमांत श्रमिक उनको माना जाता है जिन्होंने 183 दिन या 6 महीने से कम अवधि के लिए काम किया हो, अर्थात जिन्होंने वर्ष के अधिकांश समय तक उस कार्य में भाग नहीं लिया हो। विभिन्न व्यवसायों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। विकसित देशों में श्रम शक्ति कुल जनसंख्या के अनुपात के रूप में विकासशील देशों की तुलना में ऊंची पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समान परिभाषा लेने पर 2014 में श्रम शक्ति का कुल जनसंख्या में अनुपात भारत में यदि 54% रहा है, तो जापान में 59% तथा अमेरिका में 62% रहा है। इस प्रकार विकसित देशों में श्रम शक्ति का देश की कुल जनसंख्या में काफ़ी ऊंचा अनुपात पाया जाता है।
अब जो विभिन्न व्यवसायों के आधार पर 3 श्रेणियां होती हैं, उसमें फर्स्ट है प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। इसमें कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन, शिकार करना तथा बागानों की क्रियाएं शामिल होती हैं। इसमें बहुधा खनन क्रिया शामिल नहीं होती है अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के अनुसार, लेकिन हमारे देश में आगे की तालिका में हम देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में इसे शामिल किया गया है। दूसरा होता है द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। इसमें विनिर्माण के उद्योग, विद्युत, गैस, जलपूर्ति तथा भवन निर्माण के कार्य शामिल होते हैं। भवन निर्माण, इसमें विनिर्माण के उद्योग अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें काफ़ी श्रमिक लगे होते हैं। नेक्स्ट है तृतीय क्षेत्र, ट्रेजरी सेक्टर। इसके अंतर्गत व्यापार, व्यवसाय, परिवहन, संग्रह व संचार, सार्वजनिक प्रशासन, सुरक्षा व अन्य प्रकार की सेवाएं आती हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ इस क्षेत्र का अपेक्षाकृत तेजी से विकास होता है। कोलिन क्लार्क व साइमन कुजनेट्स आदि विद्वानों ने श्रम शक्ति के व्यावसायिक वितरण का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि आर्थिक विकास के फलस्वरूप प्राथमिक क्षेत्र में श्रम शक्ति का प्रतिशत घटता है और यह द्वितीय क्षेत्र में बढ़ता है और तृतीय क्षेत्र में यह और भी तेजी से बढ़ता है। विभिन्न देशों में कृषि में रोजगार कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में अलग अलग पाया जाता है। भारत में 2011 में कुल श्रमिकों में खेतीहर श्रमिकों का अनुपात 30% और कृषकों का अनुपात 24.6% था। इस प्रकार कुल श्रमिकों में 54.6% कृषि कार्यों में संलग्न है। क्योंकि जैसा हम शुरू से ये अध्ययन करते आ रहे हैं कि भारत एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित देश है। यहाँ अधिकांश लोग गांव में रहते हैं और कृषि संबंधी कार्यों में, पशुपालन इत्यादि में लगे रहते हैं। यूके, अमेरिका और जर्मनी आदि विकसित देशों में कृषि में संलग्न श्रमिकों का अनुपात 1-2% ही पाया जाता है। इस प्रकार विकसित देशों में कृषि में आर्थिक दृष्टि से सक्रिय जनसंख्या का अनुपात बहुत नीचा पाया जाता है। भारत में श्रम शक्ति का विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के अनुसार वितरण। भारत में 2011 में कुल श्रमिकों की संख्या 48.2 करोड़ आंकी गई थी। विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के अनुसार श्रमिकों का वितरण इस प्रकार रहा है। कृषि में 54.6%, इसमें हम कृषक प्लस खेतीहर मजदूर ले रहे हैं। घरेलू उद्योगों में 3.8% और अन्य श्रमिक 41.6%। इस तालिका में 2011-12 में प्रतिशत के रूप में तथा 2016-17 में विभिन्न क्षेत्रों में जो श्रमिक लगे हैं उन रोजगार के जो अंश हैं उनकी तुलना की गई है। जैसे कृषि में पहले 51.7% था, जो घटकर 45% हो गया, और उसके पश्चात विनिर्माण को देखें तो उसमें कुछ क्षेत्र रोजगार का बढ़ा है। इस तालिका से स्पष्ट होता है कि 12वीं योजना में 9% वृद्धि दर को आधार मानने पर कृषिगत रोजगार में अंश 2011-12 में 51.7% से घटकर 45% पर लगभग कम हुआ है। विनिर्माण और निर्माण के क्षेत्रों में अंश में वृद्धि हुई है। आज भी भारत में श्रम शक्ति का व्यावसायिक वितरण काफ़ी असंतुलित व असमान पाया जाता है। यहाँ प्राथमिक क्षेत्र में सबसे अधिक लोग लगे हुए हैं, जबकि विकसित देशों में तृतीय क्षेत्र में श्रम शक्ति का अधिक अंश पाया जाता है। भारत में माइक्रो, लघु आकार की फर्में तथा अनौपचारिक क्षेत्र, जिसे इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं, फर्म रोजगार के क्षेत्र में अपना प्रभुत्व रखती हैं। जैसा कि अभी आपने कोरोना काल में देखा होगा कि वापस अर्थव्यवस्था को, लॉकडाउन के कारण जो नुकसान हुआ, अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए MSME जो उद्योग हैं उन पर बल दिया जा रहा है, क्योंकि उसमें काफ़ी लोग रोजगार प्राप्त करते हैं। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे में 73वें दौर के अनुसार देश में 6.34 करोड़ गैर निगमित, गैर कृषिगत माइक्रो, लघु तथा मध्यम उपक्रम जो हैं विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में संलग्न हैं और इसमें 11.10 करोड़ कर्मचारी कार्यरत हैं। वह सब ज़्यादातर असंगठित क्षेत्र में हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत के अनौपचारिक क्षेत्र में कुल श्रमिकों का लगभग 85% अंश कार्यरत है। भारत में 2011-12 में महिला श्रम शक्ति की भागीदारी मात्र 23.7% रही है, जबकि चीन में यह 61% पाई गई है। तो इस क्षेत्र में विशेष कार्य करना चाहिए, महिलाओं का रोजगार बढ़ाना चाहिए। हमारा जो श्रम बाजार है वह कई प्रकार के असंतुलनों से ग्रस्त है। विकास को सतत रूप से आगे बढ़ाने के लिए इन असंतुलनों को दूर करना होगा। श्रमिकों के असंतुलित व्यावसायिक वितरण की समस्या को हल करने के उपाय।
अनबैलेंस ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसके लिए इकोनॉमी में क्या मेजर्स अपनाने होंगे ताकि ये दूर हो सके। भारत में असंतुलित व्यावसायिक वितरण को ठीक करने के लिए प्रथम सुझाव है आधुनिक ढंग के लघु उद्योगों का विकास। भारत में श्रमिकों का व्यावसायिक वितरण काफ़ी असंतुलित है। आर्थिक विकास के साथ साथ ये देखा गया है कि गैर कृषि व्यवसायों में जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ता जाता है और कृषि पर जनसंख्या का दबाव कम होता है। बड़े पैमाने की यंत्रीकृत खेती का प्रयोग होने से विकसित देशों में कृषि में श्रम शक्ति का नीचा अंश पाया जाता है। भारत में श्रम शक्ति के औद्योगिक वितरण में आज भी कृषि की प्रधानता बनी हुई है, इसलिए इस दोषपूर्ण व्यावसायिक वितरण को ठीक करना है। इस संबंध में विद्वानों का मत है कि इसके लिए देश में छोटे व मध्यम पैमाने के लघु उद्योगों का इत्यादि का विस्तार किया जाना चाहिए। यह उद्योग विशेषतः गाँव में स्थापित किए जाने चाहिए। यह आधुनिक पद्धति पर बिजली का प्रयोग करके चलाए जाने चाहिए और इनमें अधिक श्रमिकों को खपाया जा सकेगा। पाश्चात्य देशों के औद्योगिकरण का ढंग हमारे लिए उपयुक्त नहीं होगा। बड़े पैमाने के उद्योग पूंजी गहन होते हैं और इनका विस्तार करके विशाल श्रम शक्ति को काम देना कठिन होगा। इसके लिए हमें बड़े शहरों में बड़े पैमाने के औद्योगिकरण का केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। जो सुख सुविधाएं शहरों में हैं, उसी तरह गांवों को भी विकसित किया जाना चाहिए ताकि ग्राम के लोगों को वहीं पर रोजगार मिल सके। जो आपने पिछले वीडियो में देखा था शहरीकरण की प्रवृत्ति, उस समस्या का हल होना चाहिए। जैसे आपने देखा कि इस समय वैश्विक महामारी होने के कारण शहरों में रोजगार से गांव से रोजगार के लिए लोग आकर यहाँ छोटे मोटे रोजगार करते थे और जैसे इस महामारी का प्रकोप हुआ तो लोगों ने एकदम पलायन शुरू किया। तो ये एक देश के विकास के लिए हितकर नहीं है। देश को संपन्न बनाने के लिए हमें विकेंद्रीकृत पद्धति अपनाकर आधुनिक ढंग से चलाए जाने वाले लघु उद्योगों का विकास होना चाहिए। गांवों में फूड प्रोसेसिंग और अन्य एग्रो प्रोसेसिंग उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। फल सब्जी आदि डिब्बों को बंद करके उनका निर्यात बढ़ाया जाना चाहिए। इससे इनकी वार्षिक क्षति भी कम होगी और गाँव में रोजगार और आमदनी का विस्तार किया जा सकेगा। इसी संदर्भ में आजकल सरकार की नीति, केंद्र सरकार इस बात पर बल दे रही है कि आत्मनिर्भर भारत हो और वोकल फॉर लोकल हो, अर्थात स्थानीय स्तर पर जो रोजगार के साधन हैं उनको बढ़ाया जाए और उसकी मांग वहीं से जनरेट की जाए और अगर सरप्लस होता है तो उसके निर्यात को बढ़ावा दिया जाए। दूसरा है कृषि में ही अधिक रोजगार देने की व्यवस्था। जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण को ठीक करने के संबंध में एक यह कहा जाता है कि ऐसा करने के लिए लोगों को कृषि से हटाकर गैर कृषि व्यवसायों में ले जाना होगा, और परंतु इस पर व्यवहारिकता से कार्य नहीं किया गया है। V.K.R.V. राव और M. खुसरो ने अपने बहुत पहले एक अध्ययन में बताया था कि भविष्य में कृषि से लोगों को हटाने की बजाय इसमें अधिक लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी होगी। इस प्रकार जनसंख्या को कृषि कार्यों से हटाकर गैर कृषि कार्यों की तरफ ले जाने की बजाय लोगों को कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक उत्पादक कार्य देने की व्यवस्था करनी होगी। यह व्यवहारिक उपाय है। प्रतिवर्ष जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ हमें इस तरह का रास्ता अपनाना होगा कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में भविष्य में लोगों को रोजगार मिले। वर्षा आश्रित क्षेत्रों में सूखी खेती की विधियों को उपयोग करके कृषि पैदावार बढ़ाई जाए, जिससे आगे चलकर बिक्री और प्रोसेसिंग की क्रियाओं में अधिक लोगों को काम उपलब्ध कराया जाए। सिंचाई का विकास करके एक से अधिक बार जोता बोया क्षेत्र बढ़ाना होगा। जो पड़ती भूमि है उसको कृषि कार्यों में उपयोग लाया जाए ताकि रोजगार और आमदनी के अवसर बढ़ सकें। भारत में पूंजीवादी यंत्रीकृत खेती संभव नहीं होगी। यहाँ भू जोतों पर सीमा निर्धारण करना भी आवश्यक है। प्रति हेक्टेयर भूमि पर अधिक श्रमिक, खाद और पानी देकर गहन खेती करनी होगी। साथ में पशुपालन, मछली पालन, बागवानी, रेशम के कीड़े पालना, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन आदि कृषि के सहायक आर्थिक कार्य भी बढ़ाने होंगे। मिश्रित खेती में खेती और पशुपालन पर एक साथ ध्यान दिया जाना चाहिए। तृतीय क्षेत्र अथवा सेवा क्षेत्र का तेजी से विकास। जापान, अमेरिका और अन्य विकसित देशों में आर्थिक विकास की क्रिया में विशेष ध्यान कृषि से हटाकर सेवा उद्योग की ओर लगाया गया और तत्पश्चात विनिर्माण उद्योगों की ओर लगाया गया। भारत में भी निकट भविष्य में श्रम को कृषि से विनिर्मित माल बनाने वाले उद्योगों की ओर ले जाने की बजाय निम्न क्रियाओं की ओर ध्यान ले जाना होगा, जैसे शहरी व्यापार व सेवा, असंगठित वर्कशॉप, व्यापार संबंधी थोक व खुदरा दुकानें, परिवहन, व्यक्तिगत, पेशेवर व सामाजिक सेवाएं जैसे पेट्रोल पंप, होटल, दर्जी, नाई इत्यादि, टैक्सी और पर्यटन से जुड़े हुए कार्य। यह कार्य तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अतः भारत में सभी क्षेत्रों के रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे। राष्ट्रव्यापी परिवार नियोजन अपनाकर जनसंख्या वृद्धि दर पर नियंत्रण। व्यावसायिक वितरण को स्थायी रूप से संतुलन करने के लिए देश में जनसंख्या वृद्धि को
नियंत्रित करना भी आवश्यक है ताकि आगे चलकर श्रम शक्ति में वृद्धि को नियंत्रित और नियोजित किया जा सके। इस प्रकार भारत में श्रम शक्ति के व्यावसायिक वितरण को संतुलित करने की समस्या का कोई सुगम समाधान नहीं है। हमें सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में रोजगार बढ़ाने को यथासंभव प्रयास करना होगा, लेकिन विशेष प्रयास श्रम गहन आर्थिक क्रियाओं के विस्तार का करना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम दिया जा सके। भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को तेज करके तथा सेवा क्षेत्रों का यथोचित विकास करके श्रम शक्ति के वर्तमान व्यावसायिक असंतुलन को कम किया जा सकता है और किया जाना भी चाहिए। लेकिन देश के विकास का प्रारूप ऐसा रखा जाना चाहिए जो श्रम शक्ति का अधिकाधिक उपयोग कर सके। इस संबंध में चीन के अनुभव से लाभ उठाया जा सकता है। वहाँ विनिर्माण पर अधिक बल दिया गया, जिससे अधिक लोगों को उद्योगों के काम पर लगाया गया। चीन में विनिर्माण का क्षेत्र आर्थिक जगत का केंद्र और हब बन गया है, जबकि भारत में सेवा क्षेत्र आर्थिक जगत का केंद्र या हब बनता जा रहा है। अतः भारत को औद्योगिक उत्पादन और विद्युत सृजन आदि पर ध्यान केंद्रित करना होगा और उसे भी चीन की भांति विनिर्माण क्षेत्र पर अधिक ध्यान देना चाहिए। भारत अपनी नई विनिर्माण नीति के तहत इस क्षेत्र का जीडीपी में अंश वर्तमान में 18% से बढ़ाकर 10 वर्ष में 25% तक ले जाना चाहता है। अतः इसे विनिर्माण क्षेत्र में काफ़ी रोजगार का सृजन करना होगा। भविष्य में आपने देखा होगा मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंड अप कार्यक्रम, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ग्रीनिंग इंडिया, स्मार्ट सिटी आदि वर्तमान में सरकार के नए कार्यक्रम हैं जिनको लागू करके विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार व उत्पादन तथा आमदनी के अवसर बढ़ेंगे। इससे श्रम शक्ति का विभाजन अधिक संतुलित व उपयुक्त हो सकेगा। इस प्रकार की योजना का फ्रेमवर्क नीति आयोग को तैयार करना चाहिए और ऐसी योजना को ठोस तरीके से लागू भी करना चाहिए। धन्यवाद।